हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में अभी। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज। हमारा टॉपिक है चैप्टर तीसरा है। कौन सा है? लिमिट स्टेट मेथड। इसके पहले हमने बात किया है डब्ल्यूएसएम में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, किस प्रकार से बिहेव करता है, क्या है उसका थ्योरी। फिर उसके बाद उसमें हम देख चुके हैं किस प्रकार से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, मान्यताएं क्या है उसकी। फिर बात कर चुके हैं जो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम है डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग, डब्ल्यू जो रीइंफोर्समेंट बीम है डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उसका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट होता है, देख चुके हैं। उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी बात करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर तीसरा क्या है? लिमिट स्टेट मेथड, सीमांत अवस्था विधि। क्या है सीमांत अवस्था विधि? इसमें हम देखेंगे कि कोई हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, बिफोर फेलियर, विफल होने के पूर्व उसकी सेफ्टी तथा सर्विसिबिलिटी पर एक्सेप्ट जो करता है वो हमारा होता है लिमिट स्टेट मेथड, सीमांत अवस्था विधि। कोई इंजीनियरिंग संरचना है, विफल होने से पूर्व, फेल होने से पूर्व उसकी सेफ्टी, सुरक्षा तथा सेवा योग्यता को वह स्वीकार कर सके, वो हमारा है सीमा अवस्था, सीमांत अवस्था, लिमिट स्टेट। देखेंगे किस प्रकार से ये हमारा क्लासिफाइड होता है, इसकी मान्यताएं क्या है, थ्योरी क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का, इस्पात का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा उसमें देखेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं सीमांत अवस्था क्या है। देखेंगे किसी इंजीनियरिंग संरचना के विफल होने से पूर्व तक इसकी सुरक्षा, सेफ्टी तथा सेवा योग्यता, सर्विसिबिलिटी की स्वीकार्य अवस्था को सीमांत अवस्था कहते हैं, लिमिट स्टेट कहते हैं। अब देखेंगे इसका आईएस कोडल क्या है। आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड में 456 2000 के अनुसार निम्न सीमांत अवस्था महत्वपूर्ण प्रकार से वर्गीकृत है। देखेंगे हमारा जो लिमिट स्टेट है वो दो प्रकार से इसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिजाइन करते हैं, इसके बेस पर। तो पहला है क्या है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, निपात सीमांत अवस्था। निपात को धराशायी सीमांत अवस्था भी बोलते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसके अंतर्गत क्या कौन से फेलियर होते हैं? इसके अंतर्गत अवयव के बेंडिंग, संपीड़न, थर्ड है हमारा शियर और डी हमारा है टॉर्सन की अवस्था पर विचार किया जाता है। जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है उसके बेंडिंग, संपीड़न, अपरूपण, जो टॉर्सन की अवस्था पर विचार किया जाता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। यही हमारा दूसरा क्या है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सेवा योग्यता सीमांत अवस्था। इसके अंतर्गत कौन कौन से फेलियर होते हैं? डिफ्लेक्शन, विक्षेप, दूसरा हमारा क्रैकिंग, दरारें, एंड थर्ड इज कोरोजन। वह अत्यधिक वाइब्रेशन, यह बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेवा योग्यता सीमांत अवस्था में इसके अंतर्गत होता है। तो अभी था हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा हमारा था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है दूसरा पॉइंट
सीमांत अवस्था अभिकल्पन की मूल आधार, बेसिक ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन। इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, पदार्थों का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है। कि जब किसी, हम देखेंगे इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोई हमारा क्यूब है, 100 क्यूब्स को जब हम फेल कराते हैं उसको सीटीएम मशीन में, फिर उसके बाद उसमें जो 95% जो क्यूब है हमारे रहेंगे वो सेम स्ट्रेंथ गेन करेंगे, और 5% जो हमारे रहेंगे वो अगर गेन नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेगा। ये हमारा है कि किसी पदार्थों की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का मान वह है जिसकी पुष्टि 95% जो सैंपल रहेगा टेस्ट रिजल्ट पर अवश्य करे, और केवल 5% तक प्रतिदर्श का वह मान प्राप्त करने में विफल हो। तो पदार्थों की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है इससे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं कि FCK से रिप्रेजेंट करेंगे। यही अगर स्टील की है, इस्पात की है तो FY से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि अभिलाक्षणिक भार क्या है, कि लोडिंग का वह मान है जिसके कारण संरचना की जो पूर्ण आयु में बढ़ने की 95% संभावना ना हो, अभिलाक्षणिक भार कहलाता है। भारण का वह मान जिसके संरचना की पूर्ण आयु से बढ़ने की 95% संभावना ना हो, अभिलाक्षणिक भार कहलाता है। फिर ये हमारा है कि संरचना में प्रयुक्त किसी भी मटेरियल की जो सामर्थ्य रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे सदा हमेशा कम रहती है। और क्या है कि डिज़ाइन में जो हमारा पदार्थों का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसको हम अप्लीकेबल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम अपनाएंगे नहीं कैरेक्टरिस्टिक लोड को। तो हमारा था अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, फिर दूसरा था हमारा अभिलाक्षणिक भार। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड पॉइंट है, आंशिक सुरक्षा गुण, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है कि जब किसी संरचना की पर्याप्त सुरक्षा तथा दीर्घ सेवा योग्यता के लिए सुनिश्चित करने के लिए हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम डिवाइड कर देते हैं। इसका जो वैल्यू है वो हमारा IS कोड में दिया गया है। तो क्या है कि संरचना की पर्याप्त सुरक्षा व दीर्घ सेवा योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए कोड में पदार्थों व भारों के लिए सुरक्षा गुणक सुझाए गए हैं, दिया गया है, बताया गया है कि अभिलाक्षणिक मान को सुरक्षा गुणक से भाग कर दिया जाता है अथवा गुणा कर दिया जाता है। सीमांत अवस्था विधि में ये गुणक आंशिक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहलाते हैं, जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारा कंक्रीट का जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहता है उसको हम गामा MC से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.5 रहती है, तथा इस्पात का जो रहता है 1.15 लिया जाता है। तो ये था हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है उसके बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट। इसमें देखेंगे किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये हमारा है कंक्रीट के प्रतिबल विकृति में संबंध, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट। तो इसमें देखेंगे हमारा ये डायग्राम है, कुछ इस तरीके से बनेगा। जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसका जो एक्चुअल कर्व बनेगा, एक्चुअल कर्व कुछ ऐसे पैराबोलिक बनेगा, और इसका जो है कि हमारा फर्स्ट जो है कि इसका पैराबोलिक बनेगा, इसको हम FCK से रिप्रेजेंट करेंगे। FCK क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है। यही अगर हमारा दूसरा है, दूसरा जो हमारा कर्व बनता है FCK अपॉन 1.5 है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो दूसरा पॉइंट निकल जाएगा 0.67 FCK। 0.67 FCK क्या है यहाँ पे, तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ये अगर थर्ड का देखें तो हमारा 0.67 FCK अपॉन 1.5, 1 पॉइंट है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट। इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.4
FCK जो रहेगा ये हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ रहेगा, हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ रहेगा। अगर यही हमारा जीरो से विकृति 0 से 0.002 तक जाता है तो हमारा ये क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। फिर उसके बाद यही अगर हमारा 0.00 से 0.0035 तक जाता है तो हमारा स्ट्रेट जाएगा, लीनियर जाएगा, जिसको हम इसमें कंक्रीट को हम क्या करते हैं कि विफल मानते हैं, फेलियर मानते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें मेंशन कि कंक्रीट के प्रतिबलों और विकृति में संबंध, कंक्रीट के घटकों के प्रकार, कंक्रीट के मिश्रण, उठाई, सामर्थ्य, आयु, क्रीप तथा प्रतिदर्श के आकार के कारण ये क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रयोगों के आधार पर कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन का जो वक्र है, कर्व है, वो खींचना काफी जटिल होता है। तो इसमें जो इसका एक्चुअल में क्या है कि प्रयोग के आधार पर ये इसको खींचना क्या है कि बहुत जटिल होता है। यही अगर हमारा 0 से 0.2 तक क्या है, हमारा 0 से 0.002 तक जो हमारा है क्या है, पैराबोलिक होता है। फिर अगर हमारा 0.002 स्ट्रेन से 0.0035 स्ट्रेन तक हमारा क्या रहेगा, एक लीनियर में जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं, हम इसमें कंक्रीट को फेल मानते हैं, विफल मानते हैं। तो यही हमारा FCK जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेशन स्ट्रेस हो गया। और यही अगर FCK अपॉन 1.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.67 FCK हो जाएगा। फिर क्या है कि 0.67 FCK अपॉन 1.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 0.44 FCK हो जाएगा, जो कि हमारे इसको क्या कहते हैं, फाइनल क्या कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये हमारा था क्या, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे। अब हमको देखना है कि स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये क्या है, देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, इसका जो फर्स्ट कर्व है वो हमारा FY कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, जो दूसरा होता है हमारा FY अपॉन जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील जो होता है 1.15 होता है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है 0.87 FY आ जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए यंग मॉडुलस जो है E की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² रहता है। ये अगर हमारा 0 से 0.02 तक जो स्ट्रेन रहता है हमारा लीनियर इस तरीके से वेरी करेगा। फिर उसी प्रकार हम देखेंगे अगर हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ स्टील की देखेंगे तो जो हमारा माइल्ड स्टील के लिए रहेगा Fe250 के लिए हमारा रहेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, जब हम इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 0.87 × 250 हमारा जो है Fe250 जो है माइल्ड स्टील से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 217.5 न्यूटन पर mm²। उसी प्रकार से हमारा जो है कि Fe450 के लिए हो जाएगा हमारा 361 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। अब Fe500 के लिए हमारा हो जाएगा 445 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ये हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ क्या कहते हैं, स्टील की वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कि प्रबलन के लिए सीमेंट कंक्रीट में इस्पात डाला जाता है। यह मृदु तथा उच्च पराभव सामर्थ्य के हो सकते हैं। इस्पात के तनन और संपीड़न दोनों के लिए प्रतिबल विकृति संबंध जो होता है समान होता है। कि जो माइल्ड स्टील में प्रत्यास्थ स्थिति से प्लास्टिक स्थिति में बदलाव जो होता है सडन में होता है, और यही अगर हमारा उच्च पराभव स्ट्रेंथ में होता है उसमें जो है धीरे धीरे होता है। तो वही चीज मिलता है इसमें कि माइल्ड स्टील में जो प्रत्यास्थ स्थिति से प्लास्टिक स्थिति में बदलाव जो होता है अकस्मात होता है, सडन होता है। जबकि हमारा उच्च पराभव सामर्थ्य वाले जो स्टील होते हैं उसमें जो है धीमी गति से होता है, ग्रेजुअल होता है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी माइल्ड स्टील के लिए HYSD स्टील के लिए है, तो इसमें मेंशन है। तो अब चलते हैं देखते हैं कि LSM का क्या है, कि मान्यताएं क्या क्या है, उसको उस पर ऊपर उसके बात करेंगे उस पर। चलिए देखते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है लिमिट स्टेट मेथड का मान्यताएं, एजम्पशन। क्या एजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर बेंडिंग। तो
तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, अगर किसी धरन में बीम में कोई फोर्स सप्लाइड होता है तो फोर्स सप्लाइड के पहले वो समतल रहेगा, प्लेन रहेगा, लेकिन फोर्स के बाद, बेंडिंग के बाद भी वह प्लेन रहेगा। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट है हमारा, तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या है कि अवयव धरण के अक्ष के समकोण कोई भी समतल काट पर बंकन के बाद भी क्या रहेगा, समतल रहता है। दूसरा है कि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य पर विचार नहीं किया जाता है, कंक्रीट में कोई टेंसाइल फोर्स नहीं रजिस्टर करता, ना लगता है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट क्या है कि बेंडिंग में कंक्रीट के सबसे ऊपरी जो संपीड़न रेशे होते हैं उसमें जो है कि मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है हमारा 0.0035 रहता है, जो कि इसमें थर्ड पॉइंट पे मेंशन है कि बेंडिंग में कंक्रीट के सबसे ऊपरी संपीड़न रेशे में सभी ग्रेड की कंक्रीट के लिए अधिकतम मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है हमारा 0.0035 लिया जाता है, होता है। तो हमारा चौथा पॉइंट है क्या है कि प्रबलन इस्पात के लिए प्रतिबल का मान इस्पात के श्रेणी में संबंधित प्रतिबल और विकृति वक्र से क्या किया जाता है। इसमें जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है हमारे स्टील का 1.15 होता है। अगर यही हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील फाइंड आउट करना हो, इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि होता है हमारा 0.87 FY होता है। अगर यही देखें कि खंड के तनन प्रबलन में विफलता के समय अधिकतम स्ट्रेन निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने में से अधिक नहीं होना चाहिए, ESU इक्वल टू 0.87 Y अपॉन एप्सिलॉन S प्लस 0.02 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। जो हमारा कि एप्सिलॉन SU जो है हमारा विफलता के समय इस्पात में कंक्रीट या विकृति होता है, कंक्रीट की विकृति, विफलता के समय इस्पात में विकृति। जो हमारा FY है हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रेंथ है, E की वैल्यू जो हमारी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। यही हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा, खंड की विफलता तक इस्पात और कंक्रीट की जो बॉन्डिंग होती है पूर्ण होता है। तो ये था हमारे LSM की कुछ मान्यताएं थी। चलते हैं न्यू पॉइंट की ओर, देखेंगे क्या है उसमें। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम की। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है कि व्हेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड ओनली टेंशन साइड देन इट्स कॉल्ड सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। क्या है कि जब हमारा क्रॉस सेक्शन में टेंशन साइड में क्या करेंगे कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या रहेगा, सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम रहेगा। जैसा कि सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम डिफिनेशन मेंशन है। फिर उसके बाद देखेंगे ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है किसी बीम का कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा क्या है, कंप्रेशन जोन है, उसके नीचे क्या है हमारा, क्या है, टेंशन जोन है। टेंशन जोन की साइड पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तो ये हमारा क्या है, सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम है। फिर उसके बाद क्या है, इसकी जो टोटल डेप्थ है कैपिटल D है और इसकी जो विड्थ है कैपिटल B है। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है, इसके जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है इसके सेंटर से लिया गया है, तो ये हमारा क्या है, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि एक्चुअल जो हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एक्सिस से रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमारा क्या कहते हैं कि ये संपीड़न से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डेप्थ है वो हमारा क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर उसके बाद इसका जो है कि हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम है कुछ इस प्रकार से कि हमारा जो मैक्सिमम जो संपीड़न फोर्स रहेगा, मैक्सिमम जो संपीड़न क्या रहेगा, स्ट्रेन रहेगा 0.0035 रहता है। फिर उसके बाद इसमें मेंशन किया गया कि ये हमारा जो संपीड़न वाला है 2 पार्ट में डिवाइड है, क्या है, x1 और x2 में। x1 क्या है कि A से C तक हमारा क्या है, x1 है, C से O तक हमारा क्या है, x2 है। टोटल जो इसकी डेप्थ है वो है xu। फिर उसके बाद इसका जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है क्या है हमारा 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 है। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। उसी प्रकार से ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। ये हमारा जो है कि 0 से 0.002 तक हमारा क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा 0.0035 तक।
हमारा रेक्टेंगल रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। ये हमारा दो तरीके से डिवाइड है। इसमें एक कंप्रेशन जोन C1, कंप्रेशन जोन क्या है C2 से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेन डायग्राम से फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, जो अगर हम देखें सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसमें OAD क्या होगा, OAB। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा दूसरा ट्रायंगल OCD, क्या रहेगा OCD। तो यहां देखेंगे हमारा इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा तो क्या रहेगा हमारा 0.0035 अपॉन XU। एक ट्रायंगल हमारा हो गया OAB। फिर इक्वल क्या रहेगा, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा OCD। तो ये हमारा क्या होगा 0.002 अपॉन क्या रहेगा X2। तो यहां से हम देखेंगे जो X2 इक्वल टू क्या रहेगा, X2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 4/7XU। यहां से अगर देखें फॉर सिमिलर ट्रायंगल से तो हमारा X2 इक्वल टू हो जाएगा 4/7XU। फिर उसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट क्या कि हमारा जो XU है, जो हमारा ये XU है क्या है, दो तरीके से डिवाइड है क्या, X1 और X2 में। तो इक्वल टू हमारा X1 प्लस X2। X2 की वैल्यू हम जानते हैं तो यहाँ हमारा X1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो X1 इक्वल टू हो जाएगा XU। फिर उसके बाद क्या होगा माइनस X2। तो फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे, X1 इक्वल टू XU माइनस 4/7XU। तो यहां से हमारा हो जाएगा क्या, X1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/7XU। यहां से हमारे इसकी वैल्यू X1 और X2 की वैल्यू आ गई है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/7XU। फिर उसके बाद जो X2 की वैल्यू आई हमारी कितनी है 4/7XU इक्वल टू, ये हमारा फॉर सिमिलर ट्रायंगल के लिए है। अब हम देखेंगे जो C1 और C2 है इसका लोकेशन किस प्रकार से है, उसमें उसका डेरिवेशन क्या है, उसमें हम देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स यहां हम देखेंगे टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, टेंशन का जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है 0.87 FY, फिर इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा स्ट्रेस इंटू एरिया, इंटू एरिया क्या रहेगा टेंशन का AST। तो ये तो हमारा था टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स था। अब उसके बाद हम देखेंगे कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स। तो यहां से देखेंगे हम C1 का देखेंगे फिर C2 का निकालेंगे। तो C1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, C1 हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे C1 इक्वल टू जो हमारा स्ट्रेस अप्लाइड हो रहा है 0.45 FCK, फिर इंटू एरिया, एरिया रेक्टेंगल का क्या रहेगा, एरिया रहेगा हमारा B इंटू 3/7XU। ठीक है। अब यही अगर हमारा C2 का देखना है, C2 का जो कंप्रेशन फोर्स रहेगा तो ये हमारा रहेगा 0.45 FCK, ये हमारा स्ट्रेस अप्लाइड हो रहा है इंटू एरिया, इंटू एरिया जो पैराबोलिक हाफ पैराबोलिक है तो ये हमारा क्या रहेगा 2/3 इंटू क्या रहेगा 4/7XU इंटू B। ये हमारा एरिया हाफ पैराबोलिक का है। फिर उसके बाद ये हमारा है रेक्टेंगल का। इस प्रकार से हम क्या करेंगे C1 और C2 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो कंप्रेशन फोर्स टोटल हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इसको हम ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होगा, हमारा होगा 0.45 FCK इंटू B इंटू 3/7XU प्लस, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 0.45 FCK इंटू 2/3 फिर इंटू 4/7XU इंटू B।
ये हमारा क्या था, C1 और C2 का फोर्स हमने निकाला, फिर उसके बाद क्या किया, C1 और C2 को कंबाइन कर दिया है, तो फिर उसके बाद C1 जो हमारा फाइंड आउट हो गया यहाँ से। तो C1 इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.36 FC के BXU। ये हमारा क्या है, C1 कंप्रेशन टोटल फोर्स फाइंड आउट होगा। ये हमारा टेंसाइल फोर्स था, ये हमारा कंप्रेशन फोर्स था। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ कंप्रेशन फोर्स का, देखेंगे किस प्रकार से वेरी करता है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना था। सिंगली रीइंफोर्समेंट भी अभी बाकी है। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम का एनालिसिस में देखेंगे किस प्रकार से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद डिजाइन देखेंगे उसका डायमेंशन क्या है, किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे AST किस प्रकार से फाइंड आउट होगा। तो इतना हमारा क्या है, सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम में रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यू का एनालिसिस देखेंगे, डिजाइन देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो आज के लिए इतना था, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।